क्लास 10th साइंस के बायोलॉजी का ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, गार्ड सेल एंड स्टोमेटा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। देखिए, प्लांट्स में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो होता क्या है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो दो टिश्यू के माध्यम से होता है। एक का नाम है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम। तो फ्लोएम और जाइलम से प्लांट्स में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब सवाल है कि फ्लोएम किन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा और जाइलम किन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो देखिए, फ्लोएम जो है ना वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। किसको करेगा? फूड को। ये फूड जो कि लिप्स में प्रिपेयर हुआ था उसको लिप्स से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम का है। इसके अलावा फ्लोएम जो है अमीनो एसिड के भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और जहाँ तक जाइलम की बात है तो जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो हमने क्या समझा कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है उसके लिए दो टिश्यू है, एक है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम। और इन दोनों को कंबाइंड तौर पर कहा जाता है वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है फूड का और अमीनो एसिड का, और जाइलम कर रहा है वाटर और मिनरल्स का। अब देखिए, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है ना इसको एक और नाम दिया गया है ट्रांसलोकेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन, तो आप बता सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। आई होप ये बहुत सिंपल सी बात थी, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, प्लांट्स में रेस्पायरेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि प्लांट में जो रेस्पायरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक है स्टोमेटा और दूसरा है इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ पे, तो रूट्स और स्टेम्स में। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, जैसे कि ये सेल है, ठीक है, ये मैंने सेल बनाया, तो अब इन सेल्स के बीच में जो ये एरिया दिख रहा है ना, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो प्लांट्स में जो रेस्पायरेशन होता है वो स्टोमेटा और इंटरसेलुलर स्पेस से होता है। मतलब इन्हीं से क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा। रेस्पायरेशन के प्रोसेस में होता क्या है, गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन इन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा। तो आखिर ये ऑक्सीजन इन किससे करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउट किससे होगा, तो ये होंगे किससे, स्टोमेटा से और इंटरसेलुलर स्पेस से। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ना वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होते हैं। और रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होगा, प्लांट्स ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। बट एक चीज़ ना यहाँ पे मार्केबल है, वो ध्यान दीजिए आप कि रात के समय में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है लेकिन रेस्पायरेशन चलते रहता है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा, आपको रिकमेंड किया जाता है कि रात के समय पर पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के समय फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो चल नहीं रहा है, यानी प्लांट ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा है, बल्कि रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए उल्टा उसे ऑक्सीजन की क्या है, ज़रूरत है। और उस प्रोसेस में वो रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, तो आपको रेस्पायरेशन जब भी ख्याल करना हो प्लांट्स की, आप क्या ख्याल करेंगे कि प्लांट में रेस्पायरेशन जो होता है वो स्टोमेटा और इंटरसेलुलर स्पेस से होता है। ठीक है, और प्लांट्स में जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है इसमें गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन इन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा। और ये कौन सा प्रोसेस होगा, तो डिफ्यूजन। क्या होगा, डिफ्यूजन। अब देखिए, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट बनते हैं और उस वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर आना ज़रूरी होता है जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस से बाहर आता है, सेम प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं और उन प्रोसेस में क्या होता है, वेस्ट बनता है। तो वो वेस्ट कैसे बाहर आएगा ये हम समझेंगे प्लांट्स के एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। देखिए, एक है इसमें ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का सिंपल सा मैं मतलब बोलूँ तो लॉस ऑफ वाटर। अब सवाल है कि लॉस ऑफ वाटर तो होगा, बट ये किससे होगा, तो ये होगा स्टोमेटा से। यानी स्टोमेटा से पानी जो है वो बाहर निकलेगा। स्टोमेटा कहाँ होता है, लिप्स में होता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझिए। ये तो हमें समझ में आया कि वेस्ट के रूप में वाटर जो है स्टोमेटा से बाहर निकलेगा, लेकिन ये ज़रूरी क्यों है, तो देखिए ज़रूरी इसलिए है ताकि रूट्स जो है ना
ठीक है, वो क्या कर सके, वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, या वाटर को, जो रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है और वो वाटर जिसमें कि मिनरल क्या है, डिजॉल्व है, वो उसका अपवर्ड मूवमेंट हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि जो एक्सेस वाटर प्लांट्स के लीव्स वगैरह में है वो स्टोमेटा से क्या हो जाए, बाहर आ जाए, और ये किस प्रोसेस से होगा, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से होगा। तो एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड थ्रू ट्रांसपीरेशन। दूसरा है एक्यूमुलेशन। देखिए इसमें क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल्स है ना वो एकमुलेट होता है किस में, डेड सेल में, और फिर क्या होता है, जब पत्ते गिरते हैं ना तो उनके साथ में वो वेस्ट मटेरियल भी क्या हो जाता है, प्लांट से रिमूव हो जाता है। इसके अलावा एक प्रोसेस है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है स्टोमेटा से क्या होते हैं, आउट होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का अगर प्रोसेस है तो ऑक्सीजन आउट होगा, और एस्पायरेशन का प्रोसेस है तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा। रेजिन एंड गम्स के फॉर्म में भी प्लांट्स जो है ना एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स में जो रूट होते हैं ना उनमें रूट्स हेयर होते हैं, और उन रूट्स हेयर से भी वेस्ट प्रोडक्ट को ना प्लांट क्या करता है, सॉइल में एक्सक्रीट करते रहता है, और पत्तों का गिरना भी एक तरह से क्या है, वेस्ट डिस्पोजल है। तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए ट्रांसपीरेशन है, एकमुलेशन है, डिफ्यूज़न है। इसके अलावा प्लांट्स में रेजिन एंड गम्स के फॉर्म में भी एक्सक्रीशन होता है। रूट्स जो हेयर होते हैं उनसे भी वेस्ट मटेरियल क्या होता है, एक्सक्रीट होते रहता है, और प्लांट के पत्तों का गिरना भी एक तरह से क्या है, एक्सक्रीशन ही है। आइए अमीबा में न्यूट्रिशन को हम समझते हैं। देखिए अगर अमीबा में हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें पता है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो फिर सेल, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेन तो होगा नहीं, तो इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन नहीं होते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये क्या करता है कि इनके बॉडी के पास जैसे ही कोई फूड आइटम आता है ना उसको ये कैप्चर कर लेते हैं, किससे, स्यूडोपोडिया से। अब ये स्यूडोपोडिया क्या होता है, तो ये ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिर उसके बाद क्या होगा, एक फूड वैक्यूल बन जाएगा, और उस फूड वैक्यूल में एंजाइम होता है, और वो एंजाइम उस फूड को डाइजेस्ट करके सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देगा। इसको अगर समझना है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये अमीबा है, अमीबा का ये न्यूक्लियस हो गया, और ये अमीबा के बॉडी के पास में फूड आइटम है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये स्यूडोपोडिया क्या करेगा, फूड आइटम को ट्रैप कर लेगा, घेर लेगा, और धीरे धीरे क्या बन जाएगा, एक फूड वैक्यूल बन जाएगा, और इसी फूड वैक्यूल में क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो फूड को ब्रेक डाउन कर देगा, और फिर जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको अमीबा क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी जो वेस्ट होगा वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होगा, एक्सक्रीट कर देगा। तो इस पूरे प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है एंडोसाइटोसिस। तो इसमें क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले फूड को इंटेक, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, और उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सक्रीशन हो जा रहा है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो आप में से आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है इसे हम हेट्रोट्रॉफिक में कौन सा न्यूट्रिशन का प्रोसेस मानेंगे, हैलोजोइक है, सैप्रोफिटिक है, या पैरासिटिक है। अब देखिए एक सवाल ये उठता है कि लिविंग बींग्स के लिए ना न्यूट्रिशन एसेंशियल क्यों है, ठीक है। तो देखिए लिविंग बींग जो है ना उनके अंदर डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलते रहते हैं। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। न्यू सेल के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। डैमेज सेल को रिपेयर करना है तो चाहिए एनर्जी। इम्यूनिटी चाहिए आपको ताकि आप वेरियस डिजीज से क्या कर सकें, लड़ सकें, उसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी। और ये एनर्जी मिलेगा हमें कौन से प्रोसेस में, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। डेट्स वाई न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स। तो ये सीधा सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि वाई न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स। तो आप बता सकते हैं कि किसी भी लिविंग बींग के लिए ना, ठीक है, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, नए सेल के ग्रोथ के लिए, या डैमेज सेल के रिपेयर के लिए, या फिर इम्यूनिटी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी जो है वो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में मिलता है, और इसीलिए न्यूट्रिशन जो है वो ज़रूरी है। अब देखो एक और तरीके से ना हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे हम कुछ हट के बात करने वाले हैं। यूनिसेलुलर जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगल सेल से बना होता है, मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल से बना होगा। अब यूनिसेलुलर चूँकि सिंगल सेल से बना है तो इसका जो होल बॉडी है वो बॉडी क्या होगा, इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में होगा। लेकिन जो मल्टीसेलुलर है इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है।
तो इनके जो सारे सेल हैं ना वो एक्सपोज नहीं है, वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो अब होगा क्या, चूँकि सारे के सारे सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ना डिफ्यूजन का प्रोसेस सुटेबल नहीं होगा। लेकिन इनका चूँकि एक ही सेल है और वो सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है तो इनके अंदर जितने भी प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे प्रोसेस किससे होंगे, डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो जाएंगे। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि डिफ्यूजन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल क्यों नहीं है। तो आप बताइए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फिजिकल स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और इनके सारे सेल जो हैं एक्सपोज्ड नहीं है इन्वायरमेंट के लिए, मतलब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है और इस वजह से डिफ्यूजन इनके लिए सूटेबल नहीं होगा। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना है और वो सेल जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है तो उसके अंदर जितने भी प्रोसेस होंगे वो डिफ्यूजन के माध्यम से हो सकते हैं। तो इस क्लास में जैसे कि हमने समझा प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात। ट्रांसपोर्टेशन में आपने क्या देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में दो चीज़ें हैं, एक है फ्लोएम, दूसरा है जाइलम। फ्लोएम दो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, एक तो फूड को प्लांट के लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक और दूसरा अमीनो एसिड का, और जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल्स का। फिर हमने प्लांट में रेस्पायरेशन देखा। प्लांट में रेस्पायरेशन के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्टोमेटा और इंटरसेलुलर स्पेस, यानी स्टोमेटा और इंटरसेलुलर स्पेस से ही गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। फिर हमने प्लांट में एक्सक्रीशन देखा। तो प्लांट में एक्सक्रीशन के लिए कई सारे तरीके थे, ट्रांसपीरेशन था, ठीक है, एशिमिलेशन था, या रेजिन गम्स के फॉर्म में था, शेडिंग ऑफ लीव्स है, ठीक है, या फिर डिफ्यूजन है। इन सारे प्रोसेस से प्लांट में एक्सक्रीशन होता है। और अमीबा में न्यूट्रिशन की बात करें तो हमने क्या देखा कि अमीबा में एक ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, और स्यूडोपोडिया क्या करता है, फूड को ट्रैप कर लेता है, फिर एक बन जाता है फूड वैक्यूल, और उस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है, फिर वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अमीबा एब्जॉर्ब कर लेगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसके आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट है या किसी भी तरह का कोई प्रश्न है या फिर कोई सुझाव है, देखिए क्योंकि ये हमारी यात्रा का शुरुआती दौर है, ठीक है, तो आप लोगों के सुझाव जो हैं हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होंगे, तो आप सुझाव भी हमें दे सकते हैं। फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4 में हम आगे की बात करेंगे।